हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में एनसी मशीन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एनसी सीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जो आप जानते होंगे। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को जब एनसीसीएनसी की हम लोग प्रोग्रामिंग देखते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रोग्रामिंग कैसे करें ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें हमारे पास तीन एक्सिसेस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस और तीसरी होती है जेड एक्सिस। ठीक, तो जो एक्स एक्सिस है वो हम लोग बाय यूजिंग योर थंब डिनोट करते हैं। जो वाई एक्सिस है वो हम लोग बाय यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं, और जो आपकी जेड एक्सिस है वो बाय यूजिंग योर मिडिल फिंगर दिखाते हैं। तो ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। और जो आपके रोटेशनल एक्सिस है, ठीक, उसको हम लोग बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल के थ्रू दिखाते हैं, जिसमें इसको आप ABC से डिनोट कर सकते हैं। जो ए जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो रोटेशनल है उसको डिनोट कर रहा है। तो इसको अगर आपका एक्स एक्सिस जो है इस तरह से पॉजिटिव एक्सिस इस तरह को डिनोट कर रहा है, तो जो आपका अगर आप अपने हाथ को कर्ल करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड को, तो ये जो थंब के फिंगर है इसमें आपका कोई एक्सिस दिखा रही है, सपोज करिए एक्स एक्सिस दिखा रही है, तो ये कर्लिंग की जो डायरेक्शन है वो आपकी पॉजिटिव एक्स ए डिनोट कर रही होगी, मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन। ठीक, तो बेसिकली आप इन दोनों में ही राइट हैंड रूल इसमें इसको डिनोट करने के लिए राइट हैंड रूल और ये जो रोटेशनल है उनको डिनोट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जो एनसीसीएनसी मशीन है वो जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस होती है। ठीक, कोई भी एनसीसीएनसी मशीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही यूज होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। सबसे पहली चीज उसके बाद ये है कि हम लोग एनसीसीएनसी में कोऑर्डिनेट सिस्टम में की जरूरत क्यों पड़ी, एनसीसीएनसी मशीन में कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली ये इसलिए करा जाता है कि हम लोग मशीन्स को जो है वो स्टैंडर्ड एक्सिस बना सकें। ठीक, ये तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, फिर जो है मशीन अगर अलग अलग मशीन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम में हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो है इसको जनरल उसमें एक स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक, तो और ताकि हम लोग पोजीशन ऑफ द वर्क हेड जैसे मतलब इसको आप टूल से समझ सकते हैं, टूल और किसके रिलेटिव किसके हमारे पास वो है वर्क पार्ट यानी आपका जो वर्क पीस है। ठीक, इन दोनों के बीच में पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, और जिसको स्टैंडर्डाइज कर लिया इस वजह से हम लोग इसको देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो एनसीसीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम लोग बेसिकली एनसीसीएनसी मशीन में दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं। फर्स्ट वन यूज फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक पार्ट्स के लिए, और दूसरा है आपका रोटेशनल पार्ट्स के लिए। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक पार्ट्स में हमारे पास जो वर्क पीस होगा यानी जो वर्क पार्ट होगा जिसपे आपको वर्क परफॉर्म करना है, उसमें तीन जो है वो सबसे पहले वो फ्लैट होती है। ठीक, दूसरी बात है इसको फ्लैट और प्रिज्मेटिक सिस्टम में हम लोग तीन एक्सिस का यूज करते हैं, तीन लीनियर एक्सिस दैट दोज आर एक्स वाई एंड जेड, एंड थ्री रोटेशनल एक्सिस दोज आर ए बी एंड सी। ठीक, इसके अलावा ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फ्लैट पार्ट्स के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखिए जैसे और इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, राइट हैंड रूल का यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको राइट हैंड रूल का यूज कर रहे हैं। और रोटेशन किसको डिफाइन करने के लिए, एक्स वाई जेड को डिफाइन करने के लिए, और तीन जो रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल का। ठीक, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर जेड एक्सिस हमारी ऊपर की डायरेक्शन में है तो
जो आपका थंब की डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो हमारे जो राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरह से कर्ल करेंगी, ठीक है। तो जो रोटेशनल एक्सिस है अलोंग द जेड एक्सिस, वो जो है कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन में रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है वर्क टेबल पे वर्क पीस को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि हम ये वाला जो सिस्टम है वो फ्लैट वर्क पीसेस के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली आप इसको इस डायग्राम से आप इसको बड़ी इजीली समझ सकते हैं। ऐसा कैसे? तो सपोज करिए ये पहले वाले डायग्राम में हमारी जो मशीन है वो किस तरह की है, वो वर्टिकल मशीन है, ठीक। तो सपोज करिए इसके एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ, ड्रिलिंग और पंचिंग और फ्लैट शीट्स के लिए डिफाइन करने के लिए ये जो सिस्टम है उसका यूज कर रहा है। तो सपोज करिए मैं ड्रिलिंग के लिए बात करूँ, तो सपोज करिए आपकी ये ड्रिल है, तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी ड्रिलिंग परफॉर्म कर रही है तो वर्कपीस कुछ इस तरह से टेबल पे रहेगा। तो जो एक्स वाई डायरेक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होगी और उस एक्स वाई प्लेन में ही आपका वर्कपीस रखा हुआ, ठीक। तो ड्रिलिंग परफॉर्म जब आप करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करेंगे। तो अगर सपोज करिए मेरे पास ये वर्क पीस है, उसमें आप ड्रिलिंग आपने अगर यहाँ पे 0 डिफाइन करा है जेड के लिए, तो जब आप नीचे इस वर्क पीस में ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये जो अगर इस जगह पे आपने इसका बॉटम डिसाइड कर रखा, तो इससे जब नीचे में ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे आप, तो उस टाइम पे इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जेड जो है आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ रहेगा, और जब आप ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जब ड्रिलिंग एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब ये होल जनरेट कर रहा है, तो उस टाइम पे ये क्योंकि आपका बॉटम लाइन इधर, तो ये नेगेटिव जेड वैल्यूज दे रहे होंगे, ठीक। तो जब आप प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं इसमें, तो जब हम ड्रिलिंग के लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो जब जैसे ही वर्कपीस में हमें ड्रिल करना है, तो उस टाइम हम लोग जेड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव को डिफाइन करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है कि हम जब ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हम पॉजिटिव जेड में लें कि नेगेटिव जेड में लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो हम लोग इसमें जब वर्कपीस में ड्रिलिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसको उस टाइम पे -z वैल्यूज को लेते हैं, ठीक। तो इस सरफेस से ऊपर अगर आप जो ड्रिल बीट है उसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यूज कैसे रहेंगी? वो पॉजिटिव में रहेंगी। जब इसे नीचे की तरफ को ले जाएंगे तो वो माइनस में रहेंगे, ठीक। सिमिलरली ये हुई हमारी वर्टिकल मशीन के लिए। ऐसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल मशीन के लिए भी कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली आपको ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है या पंचिंग करनी है आपको शीट्स में, तो वर्कपीस आपका कैसा रखा रहेगा? वो कुछ एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रखा रहेगा। तो जब आप इस डायरेक्शन में ड्रिलिंग परफॉर्म करेंगे तो वो माइनस में रहेगा, और जब पीछे की तरफ जाएगा वर्कपीस से इस तरफ को जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव जेड की बात करेंगे, ठीक। तो ये है आपका बेसिकली फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक पार्ट्स के लिए। अब इसके अलावा हमारा दूसरा है वो है रोटेशनल पार्ट्स के लिए। तो रोटेशनल पार्ट्स में आपके पास कुछ इस तरह से रहता है। रोटेशनल पार्ट्स के एग्जाम्पल है, जैसे आप जो एनसी लेथ मशीन और टर्निंग सेंटर्स में यूज करते हैं, लेथ मशीन में जो टर्निंग वगैरह करते हैं, उसमें वर्क पीस जो है आपका सबसे पहले कैसा होता है? आपका सर्कुलर वर्क पीस होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग खाली 2 एक्सिस का यूज करते हैं। इसमें हम लोग वाई एक्सिस का सबसे पहली बात यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो हम लोग जब भी मशीनिंग परफॉर्म करेंगे, लेथ टाइप की प्रोग्रामिंग करेंगे आगे चल के, तो उसमें जो हम वैल्यूज देंगे वो खाली 2 एक्सिस में देंगे, या तो जेड वैल्यू देंगे या तो एक्स वैल्यू देंगे, ठीक। अब जेड पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, इसको हम समझते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है आपकी, जो सपोज करिए यहाँ पे आपका वर्क पीस है, इस तरह से आपके लेथ मशीन में वर्क पीस जॉज में आपने सेट करा हुआ है। तो जब अगर आपका टूल जब इस पोजीशन में है, ठीक है, सबसे पहली बात, जब टूल जो है आपका इस पोजीशन में है, तो जब आप वर्क पीस के सेंटर की तरफ ले जा रहे हैं इसको, तब उस टाइम पे आपका नेगेटिव एक्स की तरफ बात होगी। जब वर्क पीस से आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तब हम पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे होंगे, ठीक। जब आप जो है वर्क पीस में
इस तरह से ले जा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, तो आप माइनस जेड की बात कर रहे होंगे। जब वर्क पीस से दूर ले जा रहे होंगे आप, तो हम पॉजिटिव जेड की बात करेंगे। ये कब है? जब टूल आपकी इस पोजीशन में, अगर दूसरी तरफ अगर टूल इस पोजीशन में है, तब जो है आपका माइनस एक्स इस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में रहेगा। एज यूजुअल माइनस जेड जो है एज यूजुअल जब वर्क पीस की तरफ ले जाएंगे, यानी जब आप जो जॉस की तरफ को ले जाएंगे तो माइनस जेड की तरह डिफाइन करेंगे, जब जॉस से दूर ले जाएंगे तो पॉजिटिव जेड की तरफ। तो सिंपल तरीके से अगर हम इसको देखें, तो हम जब वर्क पीस के करीब ले जा रहे हैं, सेंटर के करीब ले जा रहे हैं उसके वर्क पीस के, तो हम लोग पॉजिटिव माइनस एक्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और जब हम इससे दूर ले जा रहे होंगे तब पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे होंगे। वैसे ही सिमिलरली जब आप जो है आप इसका जॉस की तरफ ले जा रहे होंगे तो माइनस जेड की बात कर रहे होंगे, जब इससे दूर ले जाएंगे तो प्लस जेड की बात करेंगे। सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग वाई एक्सिस का यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब ये चीज डिवाइड, एक चीज ये है कि आप इसमें हम लोग जो है ये जो इस तरह की मशीन है उसमें हम लोग 5 एक्सिस 6 एक्सिस की बात करते हैं, ठीक। इसमें जो है रोटेशन को भी ऐड कर ले। लेकिन इस वाले में देखिए हम लोगों को कंट्रोल क्या क्या चीजें करनी है। देखिए वर्क पीस रोटेट होता है, लेकिन उसमें हम लोग उस मशीनिंग के टाइम पे इसको कंट्रोल नहीं करते, वो रोटेट होता है अपनी तरफ। तो हमें खाली दो एक्सिस का यूज होना है इसमें, एक तो जेड एक्सिस का, दूसरा एक्स एक्सिस का, सिंपल, ठीक। तो इस डायग्राम से आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब आप जो है लेथ मशीन में जो इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, ठीक, हेड स्टॉक की तरफ को, तब माइनस जेड डिफाइन करेंगे। जब इससे दूर ले जा रहे हो तो प्लस जेड डिफाइन करेंगे। जब जो टूल है उसको जब आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द वर्क पीस, तो हम माइनस एक्स की बात करें। जब उससे दूर ले जा रहे हैं तो हम प्लस एक्स की बात करें। तो ये आपके दो तरीके के सिस्टम है। तो उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। ये जो है पहले वाला फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक, वो फ्लैट वर्क पीस के लिए यूज होता है। सिमिलरली अगर आपको सर्कुलर वर्क पीस है जो जैसे लेथ मशीन टाइप में है, उसमें हम लोग रोटेशनल एक्सिस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप शायद इसमें प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है एनसी मोशन कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली जो क्या कंट्रोल करने के लिए एनसी मशीन में मोशन कंट्रोल हम किस तरह से करते हैं इसको डिफाइन कर। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, सेकंड वन इज योर कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम। उसमें भी कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम में भी हमारे पास इसको अगर और फर्दर डिवाइड करें तो स्ट्रेट कट और दूसरा कंटूरिंग कट में डिफाइन कर सकते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। इसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि ड्रिल बीट जो है एक जगह पे ड्रिल कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे ड्रिल करने के लिए जा रहा है। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेट कट में ये कंटिन्यूसली वर्क पीस पे चला, जो आपका जो एंड मिल है उसको हम चला रहे हैं। और इस वाले कंटूरिंग वाले में हम लोग एंड मिल को कंटिन्यूसली चला रहे हैं। इसमें जो है दोनों में हम लोग कंटिन्यूसली ही चला रहे हैं, ठीक। मतलब कंटिन्यूसली हमारी मशीनिंग हो रही है, जबकि इस पहले वाले पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल में हमारा कंटिन्यूसली मशीनिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। एंड मिल में थोड़ा सा आपका डायग्राम दिखा देता हूँ एंड मिल कटर का। तो एंड मिल का टूल कुछ इस तरह से होता है। ऐसे ही सिमिलरली आपका फेस मिल का जो कटर है वो कुछ इस तरह से होता है। तो एंड मिल के कटर में जो मशीनिंग होती है बेसिकली मेनली वो इनके साइड्स के थ्रू होती है। फेस मिलिंग में फेस ये स्पेसिफिकली डिजाइन करा जाता है ताकि जो टूल है उसके फेस के थ्रू इसकी मशीनिंग करा जा सके, ठीक।
तो यहाँ पे एंड मिल में आप देख रहे होंगे इस तरह से मशीनिंग हो रही है, और ये फेस मिलिंग में ये नीचे नीचे बॉटम साइड से हो रही है मेन, और इसमें एंड मिल में हमारी साइड से हो रही है। ऐसा नहीं कि नीचे से नहीं करता है मिलिंग कटिंग, बट मेन जो पर्पस है इसका ये जो है हमारे पास एंड मिल के कटर में इस तरह से करना है। सिमिलरली आप साइड मिलिंग का भी देख सकते हैं। ये एक अच्छा साइड मिलिंग जब आप कर रहे होंगे तो इस तरह से कट कर रहे होंगे, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से स्लॉट बना रहा है यहाँ पे इसके अंदर। अब सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। ये बेसिकली होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात ये इसको हम लोग पोजिशनिंग सिस्टम कंट्रोल भी बोलते हैं। ये जनरली हमारे पास ड्रिलिंग, स्पॉट वेल्डिंग और पंचिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें है क्या बेसिकली इसमें लॉजिक, इसमें जो आपका टूल है उसको आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं सबसे पहली बात, ठीक। सपोज करिए आपके पास एक वर्क पीस है, तो अब जब आप ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये आपका ड्रिल बीट है आपकी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप सपोज करिए यहाँ पे आपको एक होल करना है, फिर यहाँ थोड़ी देर बाद दूसरा होल करना है। तो आप क्या करेंगे, इस ड्रिल बीट को यहाँ पे ले जाएंगे, इस जगह पे होल करेंगे, फिर इसको बैक पीछे ले जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक मोशन करेंगे और फिर इसको जो है ड्रिल बीट को इस जगह पे होल करने के लिए यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको जो ये जो पोजीशंस है, जब टूल इस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जा रहा है उस टाइम पे इसकी टूल जो है कटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसकी कोई भी स्पीड रहे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, क्योंकि वर्क पीस को टच नहीं कर रहा है तो जो मैक्सिमम स्पीड में जाए या कैसे भी जाए इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो इसमें क्या सबसे जरूरी है कि ये इस जो पोजीशंस हैं आपकी वो उस जगह पे ढंग से पहुंचे, ठीक। तो इसमें पाथ का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट बट पाथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। यानी ये इस तरह से जा रहा है कि ये ऐसे घूम के जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मशीनिंग खाली आपकी ये इन पोजीशंस पे होनी है, यहाँ पे एक्यूरेटली काम करना चाहिए। तो इसमें पाथ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंटिन्यूस पाथ सिस्टम की बात करें, जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मशीनिंग परफॉर्म करते हैं वो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी करते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे हम परफॉर्म नहीं करें, यहाँ पे हम सिर्फ जेड एक्सिस में जब आप नीचे की तरफ ले जा रहे होंगे वर्क ड्रिल के टूल को, उसी टाइम पे हम मशीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये ट्रैवल कर रहा था उस टाइम मशीनिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस पाथ में आप कंटिन्यूसली जो है वर्क पीस में मशीनिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक। सबसे पहली चीज कंटिन्यूस पाथ मेथड का मतलब होता है। इसको हम लोग दो उसमें और डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ स्ट्रेट कट टाइप एंड कंटूरिंग टाइप। इसमें देखते हैं क्या है। स्ट्रेट कट टाइप में हमारे पास जब हम मशीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए ये वर्क पीस है, यहाँ पे डायग्राम में अच्छी तरह से समझाया गया है। वर्क पीस है आपके पास, तो ये सबसे पहली बात, ये आपकी मशीन की जो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, जो डिफाइंड रहती है पहले से ही, उसके अगर आप पैरेलल मशीनिंग कर रहे हैं तो वो किस में आती है आपकी, वो आती है स्ट्रेट कट कंट्रोल में, ठीक। तो बेसिकली इसमें क्या है, एंड इसमें आप जो है ये कटिंग टूल की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली काट रही है, ये चीज तो सही है। और जो एक्सिस हैं आपकी मशीन की, जो एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, उसके पैरेलल में हम लोग कटिंग परफॉर्म करते हैं। इस वजह से ये सिर्फ स्ट्रेट कट में यूज करते हैं स्ट्रेट कट कंट्रोल को। इसके एग्जांपल्स जो हैं आपके पास हैं वो है स्प्रे पेंटिंग में, जैसे पेंटिंग करनी है, स्प्रे पेंटिंग आपने ये सपोज करिए कोई वॉल है और उस पर स्प्रे पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप एक कोई स्प्रे पेंटर लगाएंगे और इसमें स्ट्रेट जो है आप इस पेंटिंग करेंगे इस तरह, ठीक। या फिर पॉकेट मिलिंग में कह सकते हैं। अब इसमें लेकिन एक चीज है कि इस वाले जो आपका पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है उसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस है, बट इस सिर्फ, जबकि ऑन द अदर हैंड
स्ट्रेट कट कंट्रोल में आपके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं तब ये कटिंग के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना इसने यहाँ से यहाँ मूव करा वो तो इंपॉर्टेंट है, साथ में वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो कटिंग टूल है वो बहुत तेजी से आगे चला गया, इसको फुल स्पीड में हमने इसको आगे भेज दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है इसमें स्क्रैचेस, जो वर्क पीस है उसमें स्क्रैचेस जनरेट कर दे, या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर जो डिजायर्ड नहीं है, या फिर फिनिशिंग उतनी अच्छा न दे, या फिर कोई और डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। और ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल में देखें तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में हमारे डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं कि इस फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितनी तेजी से ये जा रहा है। तो ये जो है आपका एक्स, इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है उसमें खाली एक्स की इंपॉर्टेंस है, पोजीशन की इंपॉर्टेंस है। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेट कट कंट्रोल है उसमें आपकी बोथ एक्स एंड dx by dt जो वेलोसिटी है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो हम लोग इसको मशीनिंग स्ट्रेट कट के लिए यूज करते हैं इस तरह के कंट्रोल को। इसके बाद हमारे पास है कंटूरिंग, जो कि कंटिन्यूस पाथ का ही पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली जब आपकी स्ट्रेट कट यानी जो आपकी जो मशीन की एक्स वाई एक्सिस है उसके अलावा किसी तरह कट करना चाह रहे हैं तो जो उसका हम लोग क्या उस टाइम पे हम लोग कंटूरिंग टाइप का यूज करते हैं मोशन कंट्रोल का। तो ये किसी तरह की प्रोफाइल बनाने जो कि क्या स्ट्रेट भी हो सकती है इस तरह से, या फिर कोई सर्कुलर या फिर आर्क के फॉर्म बना रही होती है, उस तरह की मशीनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस तरह का अगर आपको कटिंग परफॉर्म करनी है तो ये टूल जो है आपका इस पोर्शन में स्ट्रेट में है जा रहा है और इधर पे सर्कुलर पोर्शन बना रहा है। और ये अगर ये मशीन के एक्सिस इस तरह से एक्स और वाई में है तो ये जो है जरूरी नहीं है कि ये आपके टूल जो है ये इन एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, जबकि ऑन द अदर एंड स्ट्रेट कट में आपका जो एक्स और वाई एक्सिस है उसके पैरेलल चल रहा होता है। ठीक, दैट ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग टूल मोशन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, ऑन द अदर एंड कंटूरिंग में जो एक्स और वाई के अलावा भी चल, इसमें जो है आपका इसमें भी आपकी पोजीशन तो इंपॉर्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है, इस पोजीशन पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये इंपॉर्टेंट है, साथ में वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर बात, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वर्क पीस में किसी तरह का नुकसान हो। ठीक, तो ये जो है कंटूरिंग टाइप जो है आपका मशीनिंग प्रोफाइल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक और चीज है इसमें स्ट्रेट कट में आप जब मशीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक एक्सिस पे ध्यान दे रहे होते हैं एक बार में। ऑन द अदर हैंड कंटूरिंग टाइप में आप एक साइमल्टेनियसली दो एक्सिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक, यानी एक्स और वाई, क्योंकि आपको पोजीशन इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जाना है तो आपको एक्स वाली मोटर को भी चलाना होगा और वाई वाली मोटर को भी चलाना पड़ेगा और वो भी सिंक्रोनाइज फॉर्म में चलाना होगा। ऑन द अदर हैंड स्ट्रेट कट में जो है आपका सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो एक्स वाली मोटर ही काम कर रही है, जब वाई डायरेक्शन में जाना तो वाई वाली मोटर ही काम कर रही है। तो आई थिंक इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई, डिफरेंस बिटवीन योर पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल एंड कंटिन्यूस टाइप, उसमें भी स्ट्रेट कट और कंटूरिंग कट। फिर से ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ पे पोजीशंस, यहाँ पे स्ट्रेट कट हो रहा है, इधर पे आपका प्रोफाइल बना रहा है। अब इसके बाद हम लोग प्रिसीजन इन एनसी मशीन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें प्रिसीजन डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें डिफाइन करनी होती है। ये आपकी एनसी मशीन के लिए भी है और चाहे आप इसमें रोबोट की बात करें उसमें भी ये चीज़ है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है प्रिसीजन के जो तीन मेजर्स हैं, सबसे पहले एक्यूरेसी, दूसरा है कंट्रोल रेजोल्यूशन और तीसरा है रिपीटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी क्या मतलब होता है। तो इस डायग्राम से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करिए आपकी टारगेट पोजीशन इसको बीचों बीच में है। ठीक, तो कोई मशीन एक्यूरेट है उसका मतलब ये है कि जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन है, एक्चुअली जो ये जो टारगेट पोजीशन है आपकी डिजायर्ड पोजीशन,
या फिर इसको टारगेट पोजीशन बोलूं, इस पोजीशन पे वो जो मशीनिंग या फिर जो भी टूल है वो उस पोजीशन पे पहुंच पा रहा है, ठीक, कितना हद तक पहुंच पा रहा है ये उसकी एक्यूरेसी डिपेंड कर रहा है, ठीक। जितना ज़्यादा ये इस पोजीशन पे पहुंच पाएगा आसानी से, उतना ज़्यादा वो जो मशीन है आपकी उतनी ज़्यादा कंट्रोल एक्यूरेट होगी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके गिवन इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो कितनी बार एक ही पोजीशन पे चीज़ों को दे पा रहा है, ठीक। सपोज करिए आपने मशीन को बोला कि एक्स में 2 mm पे जाना है और वाई में 3 mm पे जाना है, तो वो कितनी बार जो ये गिवन इनपुट पे वो कितनी बार उस पोजीशन पे पहुंच पा रहा है। डिजायर्ड जरूरी नहीं वो डिजायर्ड हो, मतलब वो कितनी बार एक ही गिवन इनपुट पे वो कितनी बार एक ही चीज को रिपीट कर पा रहा है, ठीक। यानी इससे आप समझ सकते हैं। एक और रिपीटेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से करते हैं। सपोज करिए आपकी डिजायर्ड पोजीशन है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा वर्कपीस टूल पहुंचे, लेकिन आपने यहाँ से टूल को मूव कराया और वो गिवन इनपुट पे एक पोजीशन पहली बार में ये वाली पोजीशन पे दिया, ठीक। नेक्स्ट बार में आपने सेम इनपुट दिया, वो इस वाली पोजीशन पे दिया, तीसरी बार में वो इस वाली पोजीशन पे दिया। ये डिजायर्ड यहाँ पे थी, लेकिन ये इस जगह पे जो है बार बार इस पोजीशन के आसपास जो है रिपीट करा। अगर मैं सिमिलरली ये बोलूं, ये आपकी दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये आपकी डिजायर्ड पोजीशन है और आप टूल को इस तरह से मूव कराना चाह रहे हैं गिवन इनपुट के लिए। एक पोजीशन पे एक बार यहाँ पे दे रहा है, दूसरी वाला यहाँ पे दे रहा है, तीसरी बार जो है यहाँ पे दे रहा है, चौथी बार यहाँ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गिवन इनपुट के लिए काफी क्लोज जो है वैल्यूज को, या फिर काफी क्लोज आ पा रहा है उसी जगह पे, बार बार उसके आसपास बहुत करीब पे आ पा रहा है। ऑन द अदर हैंड इस वाले एग्जाम्पल में ये जो टूल है वो काफी दूर दूर पे जो है आपका उस पोजीशन गेन कर पा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा रिपीटेबल है, यानी ये ज्यादा रिपीट कर पा रहा है अपनी पोजीशन को। ये ऑन द अदर हैंड ये ज्यादा रिपीट नहीं कर पा रहा, ठीक। तो एक्यूरेसी का मतलब है वो कितनी ज्यादा जो एक्चुअल वैल्यू जो चाह रहे हैं वो कितने ज्यादा उसके पास आ पा रहा है, ठीक। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो है इसमें हाई रिपीटेबिलिटी है, यानी ये जो पोजीशन है आप बार बार इस जगह पे ले पा रहे हैं, ठीक। लेकिन इसकी लो एक्यूरेसी हमारी सेंटर है और एक्यूरेसी कम है इसकी, ठीक। इस वाले एग्जाम्पल में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में लो रिपीटेबिलिटी भी है और लो एक्यूरेसी भी, यानी ये इसके सेंटर जो टारगेट पोजीशन है उसके पास भी नहीं आ पा रहा है और जो पोजीशन है उसको बार बार रिपीट भी नहीं कर पा रहा, ठीक। तो इसकी लो रिपीटेबिलिटी है, लो एक्यूरेसी। इस वाले एग्जाम्पल में रिपीटेबिलिटी बहुत हाई है इसकी, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं है इसकी इस टारगेट पोजीशन पे। इस वाले एग्जाम्पल में रिपीटेबिलिटी भी हाई है हमारे पास और एक्यूरेसी भी ज्यादा हाई है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज करिए आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं कि मेरी जो मशीन है उसकी रिपीटेबिलिटी हाई है हो सकती है या तो एक्यूरेसी आ सकती है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा बेटर रहेगा, कि ज्यादा रिपीटेबिलिटी वाली मशीन ले लें या ज्यादा एक्यूरेसी वाली मशीन ले लें, ठीक। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी मशीन चाहेंगे। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल रेजोल्यूशन, ठीक। ये रेजोल्यूशन सिमिलर है आपका, जैसे आप माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन देखते हैं कि दो जो लाइंस हैं, माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन किस तरह से होता है कि जो दो चीजें हैं उनको वो कितना आसानी से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, ठीक। सिमिलरली हम लोग एनसी मशीन में पोजीशनिंग सिस्टम में जब बात करते हैं तब ये देखते हैं कि ये कितना ज्यादा दोनों पोजीशन को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। इसका मतलब ये है, सपोज करिए ये आपके पास टूल है, ये पहली पोजीशन ये वाली ले पा रहा है, उसके बाद ये जो है 2 mm की डिस्टेंस के बाद सेकेंड पोजीशन ये ले पा रहा है। इसके बीच में 2 mm के बीच में 1.5 पे नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसका रेजोल्यूशन कितने का है, इसका रेजोल्यूशन है 2 mm का, यानी ये दो पोजीशन है वो इससे छोटी नहीं हो सकती,
ठीक है, मतलब ये इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, मतलब 2 mm का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि एक पोजीशन अगर ये इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे ले पा रहा है तो ये दूसरी पोजीशन जो है सेकंड 2 mm के बाद ही ले पाए। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल रेजोल्यूशन इन सीएनसी मशीन का मतलब ये है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूरेसी इज मेजर ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटी पोजीशन द मशीन टेबल एट द डिजायर्ड लोकेशन। डिजायर्ड लोकेशन कितनी ज्यादा अटेंड कर पा रहा है वो एक्यूरेसी डिफाइन करिए। कंट्रोल रेजोल्यूशन इज डिफाइनिंग द मिनिमम लेंथ डिस्टिंग्विशन, यानी वो कितनी कम से कम लेंथ जो है आपकी इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि ये पोजीशन फिर उसके बाद ये वाली पोजीशन, इसके बीच में कुछ नहीं। ठीक, तो ये आपका कंट्रोल रेजोल्यूशन के थ्रू डिफाइन होता है। इसके बाद रिपीटेबिलिटी में हमारे पास कि वो गिवन लोकेशन को कितनी बार जो है अटेंड कर पा रहा है, यानी वो कितनी बार रिपीट कर पा रहा है उसी पोजीशन को, रिपीटेबिलिटी दिखा रहा है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि अगर आपके पास मशीन है जो एक ज़्यादा, एक आपके पास ऑप्शन में है कि एक मशीन आप ले सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो बट रिपीटेबिलिटी कम हो, और दूसरी मशीन आपको मैं दे दूं कि जिसकी रिपीटेबिलिटी हाई हो लेकिन एक्यूरेसी कम हो, तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। ठीक है, तो आज आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। These are the references which I used to make this presentation, and thank you.